हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4। इसके अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को निकालने के मेथड्स की या फिर राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। देखिए, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये चैप्टर आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्लियर रहेगा। आज हम इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियां कितनी होती हैं। तो राष्ट्रीय आय को के आकलन की जो विधियां होती हैं, राष्ट्रीय आय को निकालने की जो हमारी विधियां होती हैं वो 3 विधियां होती हैं। पहली कौन सी होती है हमारी? उत्पाद विधि, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है हमारा? मूल्य वृद्धि विधि। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। जो हमारी सेकंड होती है वो होती है हमारी आय विधि या इनकम मेथड। और लास्ट होते हैं हमारी व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? तो देखिए, राष्ट्रीय आय को निकालने की हमारी 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट क्या होती है हमारी? उत्पाद विधि, या हम इसको मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट होती है हमारी सेकंड आय विधि या इनकम मेथड। थर्ड होती है हमारी व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी उत्पाद विधि के बारे में या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम आय विधि तथा व्यय विधि के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उत्पाद विधि के बारे में जानते हैं कि उत्पाद विधि होती क्या है और इस विधि के अंदर हम राष्ट्रीय आय का आकलन किस तरह से करते हैं। देखिए, उत्पाद विधि अपनी मूल्य वृद्धि को समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मान लीजिए एक किसान है जिसने गेहूं उगाए और उसको 100 रुपए में एक दुकानदार को बेच दिया। किसे बेच दिया इसने? एक दुकानदार को बेच दिया। उस दुकानदार ने इस गेहूं का आटा बनाया और उस आटे को 150 रुपए में एक कंपनी को बेच दिया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को। क्या करा उसने? कंपनी में इस आटे को बेच दिया और उसने क्या बनाया? इसके बिस्कुट बना करके 300 रुपए में बेच दिए। क्लियर है? क्या करा उसने अपने आटे को कंपनी के अंदर बेच दिया और उसने उनके बिस्कुट बना करके 300 रुपए में बेच दिए। तो अब देखिए, अगर हम अपनी मूल्य वृद्धि की बात करें या फिर हम बात करें कि उसमें हमारी राष्ट्रीय कितनी होगी, तो देखिए राष्ट्रीय कितनी हुई हमारी? 100 रुपए की गेहूं, 150 का आटा और 300 रुपए का क्या हो गया? हमारे बिस्कुट हो गए। तो अगर हम इन सबको तीनों को टोटल करें तो कितना हो जाता हमारा? 550 रुपए। तो हमारी राष्ट्रीय कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रीय कितनी है हमारी? 550 रुपए। लेकिन ये राष्ट्रीय क्या है हमारी? गलत है। ये राष्ट्रीय क्या है हमारी? गलत है। गलत क्यों है? देखिए, जब किस दुकानदार ने आटा बना करके 150 में अपनी बिस्कुट वाली कंपनी को बेचा होगा, तो इस 150 के अंदर इसके 100 रुपये भी तो ऐड होंगे। इसने 100 रुपये में गेहूं इससे खरीदे, तब उस आटे को पीस करके, उस गेहूं को पीस करके इसने आटा बना करके 150 में बेचा। नहीं, इस 150 में 100 रुपये के तो गेहूं प्लस 50 रुपए का इसका प्रॉफिट या जो इसकी मेहनत थी वो। जब गेहूं की कंपनी ने 300 रुपए के बिस्कुट बेचे तो 100 रुपए तो उसके अंदर गेहूं के ऐड हुए, 100 रुपए तो उसमें गेहूं के ऐड हुए, 50 रुपए हमारे दुकानदार के ऐड हुए। यानी कि कितने टोटल? जो हमारे 150 रुपए इसने दुकानदार से खरीदे थे, 150 तो वो ऐड हुए। बाकी के जो हमारे बचे इसके कितने हुए? 150 रुपए किसके हुए? दुकानदार के हुए। क्लियर है? देखिए, अगर हम इन सबको ऐड करके अपनी राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं, अगर हम इन सबको एक साथ ऐड करके राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं,
तो इसमें हमारी एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे बोला जाता है दोहरी गणना की समस्या। क्या बोलते हैं इसे क्या बोला जाता है? दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या यानी कि डबल कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम। तो देखिए डबल कैलकुलेशन प्रॉब्लम या दोहरी गणना की समस्या होती है। दोहरी गणना की समस्या वह समस्या होती है जिसके अंतर्गत किसी भी एक कमोडिटी या किसी भी एक वस्तु की गणना या उसके मूल्य की जो गणना होती है उसे हम एक से ज्यादा बार कर लेते हैं। देखिए जब हमने यहाँ पर इस मेथड के अंदर देखिए हमने गेहूं को 100 रुपए में बेच दिया आटा। अब इस आटे के अंदर गेहूं का प्राइस तो पहले से इंक्लूड था, तो क्या वो गेहूं को हमने यहाँ पर भी ऐड करा, उसके बाद इस आटे के साथ में फिर से ऐड कर लिया गेहूं के प्राइस को। फिर जब आटे से बिस्कुट बने तो हमने गेहूं और आटे दोनों के प्राइस को ऐड कर लिया। क्लियर है ना? हमने इन दोनों को दोबारा से ऐड कर लिया। इसे हम क्या बोलते हैं? दोहरी गणना की समस्या। तो मूल्य वृद्धि विधि के अंदर हम इस दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं या उस विधि के अंदर हम इस दोहरी गणना की विधि से बच जाते हैं। उसके अंदर हम देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं मूल्य वृद्धि विधि के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है या किस तरह से अपनी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं। देखिए मूल्य वृद्धि विधि के अंदर अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मूल्य वृद्धि विधि की। अब हम अपने फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं जो है हमारा मूल्य वृद्धि विधि या हम इसको बोलते हैं उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो देखिए अब हम अपनी फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जो कि हमारा मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी राष्ट्रीय आय का आकलन करें या राष्ट्रीय आय की गणना करें तो आप कोशिश करें कि अपने जो न्यूमेरिकल्स है या जो आपके क्वेश्चन है उनको इंग्लिश में ही करें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर न्यूमेरिकल्स करना हिंदी के मुकाबले ज़्यादा आसान है। आप एक बार इंग्लिश में स्टार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में जब आप इंग्लिश में सीख जाए तब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर न्यूमेरिकल्स को समझना, इनके टर्म्स को याद करना ज़्यादा इजी होगा कंपैरिजन टू हिंदी। क्लियर है? आप हिंदी में कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर आपको इन टर्म्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर इनको याद करना ज़्यादा ईजी होता है। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके से बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो निकाला जाता है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल्य वृद्धि के अंदर हमें निकालना होता है अपनी मूल्य वृद्धि को, मतलब एक वर्ष के दौरान, एक साल के दौरान या एक वर्ष के दौरान हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर मूल्य वृद्धि हुई कितनी है। मूल्य वृद्धि हुई कितनी है, हमारे जो भी इकोनॉमी है उसके अंदर कितना वैल्यू एडेड हुआ है। तो देखिए मूल्य वृद्धि निकाली जाती है, मूल्य वृद्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। यानी अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो वैल्यू एडेड क्या होता है हमारा? वैल्यू एडेड क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ क्लोज्ड गुड्स। क्लोज्ड गुड्स मतलब जो हमारी अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुओं की कॉस्ट या उसका जो मूल्य होता है माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, हमारी मध्यवर्ती वस्तु होती है, उन गुड्स को माइनस कर दो अपनी क्लोज्ड गुड्स में से, तो हमारा क्या निकल जाता है? मूल्य वृद्धि निकल जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वही है हमारा। देखिए हम एक अपनी तालिका बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जो व्यवसायी थे वो, यहाँ पर उनका अंतिम वस्तु, जो भी उनकी अंतिम वस्तु थी, और ये उनकी मध्यवर्ती वस्तु, उनकी मध्यवर्ती वस्तु, और यहाँ पर आ जाएगी उनकी मूल्य वृद्धि। इधर हम निकाल लेते हैं अपनी मूल्य वृद्धि। देखिए सबसे पहले क्या था? किसान हैगा, किसान ने क्या करा? वो बीज खरीद के लाया और उसने अपने गेहूं को उगाया।
तो हम बीज मान लेते हैं। देखिए मान लीजिए वो 50 रुपए के बीज खरीद के लाया होगा, 50 रुपए के बीज खरीद के लाया और उसने उनसे गेहूं उगाए, तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होगा उसके लिए? जो बीज हो गए वो उसकी मध्यवर्ती वस्तु है, और उसकी अंतिम वस्तु क्या होगी? जो उसने गेहूं उससे उगाए। तो इसके लिए गेहूं जो होगी हमारी अंतिम वस्तु होगी। मान लीजिए इसने 150 रुपए के अपने गेहूं उगा लिए या उनको बेच दिया 150 रुपए में। क्लियर है? अब इसने किसको बेचे? इसने बेचे एक दुकानदार को, इसने एक दुकानदार को अपने गेहूं बेच दिए। तो दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होंगे? जो इसकी अंतिम वस्तु है वही क्या होगी? उसकी मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो 150 रुपए के गेहूं क्या हो गए? दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु। अब उसने क्या करा? उनसे आटा बना करके उसने आगे उनको 300 रुपए में बेच दिया, 300 रुपए में सेल कर दिया उसने उस आटे को। तो आटा जो है दुकानदार के लिए क्या हुआ? अंतिम वस्तु हुई। अब इसने आटे बेचे कंपनी को, इसने एक कंपनी को आटा बेचा और उसने क्या करा? इसके बिस्किट बनाए। 300 रुपए के आटा क्या होगा उसके लिए? मध्यवर्ती वस्तु हुई, उसके लिए कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तु हुई। अब उसने क्या करा? उनके बिस्किट बनाए और उस बिस्किट को उसने 500 रुपए में क्या कर दिया? सेल कर दिया। उन बिस्किट्स को 500 रुपए में सेल कर दिया। तो अब देखिए हमारी कुल मूल्य वृद्धि हुई कितनी है। यहाँ से अगर हम अपनी मूल्य वृद्धि निकाल लें तो हमारी देखिए कुल मूल्य वृद्धि वर्ष के दौरान हुई कितनी? 50 रुपए मध्यवर्ती वस्तु थी, अंतिम वस्तु कितनी? 150, यानी कि मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपए की। 150 रुपए हमारी मध्यवर्ती वस्तु, 300 रुपए की अंतिम वस्तु। 150 रुपए हमारी मूल्य वृद्धि हुई, फिर 300 और यहाँ पर 500, तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 200 रुपए की हुई। इन सब का योग कितना हो जाएगा हमारा? 450 रुपए। यानी हमारी वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि हुई कितनी है? 450 रुपए की। वैल्यू एडेड कितना है हमारा? 450 का है। क्लियर है? मूल्य वृद्धि कैसे निकली जाती है? अपने अंतिम वस्तु के प्राइस में से अपनी मध्यवर्ती वस्तु जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है उनके प्राइस को माइनस कर दीजिए, हमारी मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडेड निकल आता है कि वर्ष के दौरान हमारा कितनी वैल्यू ऐड हुई है, बढ़ी है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए हमने अपनी मूल्य वृद्धि तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है? उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली उसने उत्पादन का मूल्य ना दिया हो या फिर हमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य ना दिया हो। तो देखिए उत्पादन का मूल्य किस तरह से निकाला जाएगा। उत्पादन का मूल्य जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इसका? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। यानी जो भी हमारे क्लोजिंग गुड्स जो होती है हमारी क्लोजिंग गुड्स का जो प्राइस होता है वो कैसे निकलता है? बिक्री यानी कि सेल, वर्ष के दौरान हमने सेल कितनी करी, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो हमारी सेल कितनी हुई और चेंज इन स्टॉक कितना आएगा? इसी को बोलते हैं अपने उत्पादन का मूल्य या हमारे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट या प्राइस। क्लियर है? अब देखिए अगर वर्ष के दौरान हमारा जितना भी माल बना था, जितना भी वस्तु हमारी बनी थी वो सब की सब बिक गई, तो सिर्फ सेल को ही क्या मान लिया जाता है? उत्पादन का मूल्य मान लिया जाता है। अगर वर्ष के अंत में कुछ हमारे पास में वस्तु ऐसी बच गई है जो बिकी नहीं है या अभी उनका जो सेल है वो बाकी है, बचा हुआ माल है, तो क्या करते हैं हम अपने स्टॉक में परिवर्तन या चेंज इन स्टॉक निकाला जाता है और उसको भी हम बिक्री के साथ में, सेल के साथ में जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? उत्पादन का मूल्य निकल जाता है। क्लियर है? अब देखिए सेल तो हमारी डायरेक्टली मिल जाती है, हमें क्या होता है? स्टॉक में परिवर्तन डायरेक्टली नहीं देता। तो अगर हमें स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया गया तो वो किस तरह से निकाला जाएगा? हम बात करते हैं अपने स्टॉक में परिवर्तन की। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। देखिए स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? स्टॉक में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। क्लियर है? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
अपने क्लोजिंग स्टॉक में से वर्ष के लास्ट में अंत में जो हमारे पास में स्टॉक बचा उसमें से अपने साल के स्टार्टिंग का जो ओपनिंग स्टॉक था उसको माइनस कर दीजिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाता है कि स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ वर्ष के दौरान आपके पास में। क्लियर है? देखिए हमारा एक फॉर्मूला क्या था, मूल्य वृद्धि निकालना। वो क्या होता है, हमारा उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। उसके बाद में हमें निकालना होता है, अगर हमें उत्पादन का मूल्य निकालना हो, हमें उत्पादन का मूल्य निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, सेल यानी बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन यानी सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमें चेंज इन स्टॉक निकालना है, स्टॉक में परिवर्तन निकालना है, तो उसके लिए थर्ड क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर रहेगा? तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर आगे और फॉर्मूले इसकी बात करते हैं। देखिए अगर आप अपनी मूल्य वृद्धि को डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पर, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो आप जो बेसिकली हमारे पहले 3 थे आप उनसे को भी कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है हमारा, देखिए मूल्य वृद्धि बराबर मूल्य वृद्धि बराबर में क्या होता है, हमारी बिक्री यानी सेल प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती वस्तु। क्लियर है? मध्यवर्ती वस्तु हमारी बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ने पर ही हमारा क्या निकला था, उत्पादन का मूल्य निकला था, उत्पाद का मूल्य। और इनको अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एक साथ लिख करके भी अपनी मध्यवर्ती वस्तु निकाल सकते हैं। देखिए अगर अपनी मूल्य वृद्धि को, वैसे तो हम इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, वैल्यू एडेड बोलते हैं। बट अगर अपनी मूल्य वृद्धि हम किस पर निकाले, बाजार कीमत पर, अगर हम अपनी बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि निकालते हैं, बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि निकाली जाती है, तो इसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। आप अपनी मूल्य वृद्धि को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं। वो क्या होता है हमारा, जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या एट एमपी, या फिर हम इसको जीडीपी एट एमपी बोल सकते हैं। जीडीपी यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है जीडीपी, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। जीवीए एक नई टर्म आ जाएगी जिसको आपको फिर से समझना पड़ेगा। तो जीडीपी और जीवीए दोनों एक ही चीज होती है, आप इसको जीवीए एट एमपी बोलिए या फिर जीडीपी एट एमपी बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जीडीपी का एट एमपी कैसा निकलता है हमारा फॉर्मूला, देखिए क्या होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? सेल चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं, जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या निकालना है, अपनी राष्ट्रीय निकालनी है। फोर्थ क्या होता है हमारा, हमने मूल्य वृद्धि निकाल ली अपनी, अब हमें निकाली अपनी राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को क्या बोला जाता है, एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास में क्या आ गया है, जीडीपी एट एमपी आ गया। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि अगर हमारे पास में जीडीपी दे रखा हो, हमें एनएनपी से निकालो तो किस तरह से निकालता है, एक एक वर्ड को देते हैं। यहाँ पर क्या है, जी है, इधर क्या है, एन है। जब मैं जी से एन पर आता हूँ, अपना ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है, तो ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ डोमेस्टिक हैगा, यहाँ मेरा क्या है, नेशनल हैगा। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करते हैं हम, अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआईए को जोड़ दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ दी जाती है। यहाँ पर मार्केट प्राइस है, इधर फैक्टर कॉस्ट है। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम क्या करते हैं, अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि एनआईटी या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर रहेगा? तो ये निकल जाता है हमारा कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने का फॉर्मूला।
क्लियर है? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय निकाली कैसे जाती है, मूल्य वृद्धि विधि से या उत्पादन विधि से। देखिए अब हम एक अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसने हमें उत्पादन का मूल्य दिया है। उत्पादन का मूल्य वो कितना है हमारा 1300 हैगा। लाख के अंदर हमें अमाउंट दे रखी है तो 1300 लाख हमारा उत्पादन मूल्य हैगा। उसके बाद में इसने हमें क्या दिया है, हमें मध्यवर्ती मूल्य दिया है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य कितना हैगा, वो हैगा हमारा 550। क्लियर हैगा? आगे इसने दे रखा है हमें अप्रत्यक्ष कर दिए हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या कितने के हमारे 50 लाख है। उसके बाद में इसने हमें स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग दिया, वो कितना है हमारा 80 है। इसके बाद में इसने हमें दिया है शेष विश्व से कारक आय। शेष विश्व से कारक आय, तो शेष विश्व से कारक आय हमारी कितनी है कि 10 लाख हैगी। फिर गैर निवासियों को कारक आय, गैर निवासियों को कारक आय कितनी हमारी 20 है। उसके बाद में इसने हमें दिया आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता दी है इसने हमें। आर्थिक सहायता कितने सरकार के द्वारा दी गई 20 लाख रुपए। क्लियर है? कितने 20 लाख रुपए। देखिए सबसे पहले अब इसने क्या दिया, हमें क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर में उत्पादन का मूल्य कितने हमारा 1300 आएगा। लाख में अमाउंट दे रखी है। उत्पादन के मूल्य को हम क्या बोलते हैं अपना क्लोजिंग गुड्स की वैल्यू, तो ये होगी हमारी क्लोजिंग गुड्स। फिर क्या दिया हमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य दिया। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आईटी। ले रहेगा। फिर स्थायी पूंजी का उपभोग। स्थायी पूंजी का उपभोग से अभिप्राय क्या होता है, ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। इसे क्या बोलते हैं अपना डेप्रिसिएशन या डैप। देखो इसके बाद में क्या हमारी शेष विश्व से कारक आय। शेष विश्व से कारक आय, शेष विश्व कारक आय मतलब क्या होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद में हमारी गैर निवासियों को कारक है। गैर निवासियों को कारक आय से अभिप्राय होता है शेष विश्व को कारक आय यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। और लास्ट में हमारी आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज। एक है हमारी सब्सिडीज आएंगी, तो सब्सिडीज क्लियर रहेगा। अब देखिए हमें निकालनी है अपनी, यहाँ से हमें इसको कैलकुलेट करनी है अपनी राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, अपनी मूल्य वृद्धि निकालनी होगी। फर्स्टली हमें क्या निकालना होगा, अपना मूल्य वृद्धि निकालनी होगी। मूल्य वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादन का मूल्य, उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, यानी कि अपना जो जीडीपी एट एमपी होता है, जीडीपी एट एमपी वो क्या होता है हमारी क्लोजिंग गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा क्लोजिंग गुड्स कितनी है 1300 माइनस 550 माइनस कर दीजिए कितनी हो जाएगी
750 आ जाएगी, क्लियर है, 750 लाख, क्लियर है। 750 लाख सी क्या होगी हमारी जीडीपी एट एमपी हो गई। अब हमें निकालनी है अपनी राष्ट्रीय आय। तो देखिए एनएनपी एट एफसी वो क्या होता है हमारा जीडीपी एट एमपी, हमें दिया है, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी यानी कि राष्ट्रीय निकालनी है हमें। एन हैगा, एन निकालना है मुझे, जी दे रखा है, तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ मुझे नेशनल चाहिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको जोड़ देंगे। उसके बाद में अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पे मार्केट प्राइस है, मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए। अब देखिए जीडीपी एट एमपी माइनस कितना, तो ठीक है। अब बात आती है एनएफआई की, यहाँ पर हमें कहीं एनएफआई दिया ही नहीं है। क्या दे रखा है हमें, शेष विश्व से कारक आय तथा गैर निवासियों को कारक आय, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकाली जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, शेष विश्व से कारक आय माइनस शेष विश्व को कारक आय, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हो जाएगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब आती है हमारी एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, क्लियर है। तो अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे। चलिए जीडीपी एट एमपी कितना है हमारा 750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 80 है प्लस एनएफआई में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 10 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है 20 माइनस एनआईटी यानी कि आईटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हमारे, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे 50 और सब्सिडी कितनी है हमारी 20 है, यानी कि 50 माइनस 20। सॉल्व कर लीजिए इसे, 750 माइनस 80 प्लस में माइनस 10 हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस 10 और माइनस के 30, यानी 750 माइनस कितना हो जाएगा ये वैल्यू 120 माइनस करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 630 लाख, ठीक है। तो 630 लाख से क्या होगी हमारी एनएनपी एट एफसी यानी कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, क्लियर रहेगा। समझ में आ गया होगा आपके राष्ट्रीय आय को निकाला कैसे जाता, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, हमें कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य दिया है, वो कितना है 100 लाख 100 लाख। फिर वर्धित मूल्य हमें मध्यवर्ती वस्तुएं दी हैं वो 75 लाख है, अप्रत्यक्ष कर 20 लाख, आर्थिक सहायता 5 लाख और मूल्य राशि हमारा 10 लाख। अब हमें निकालना है उत्पादन मूल्य, निकालना है अपने उत्पादन का मूल्य। तो देखिए उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इस लाइन का कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य। देखिए शुद्ध वर्धित मूल्य का मतलब क्या होता है हमारी नेट वैल्यू एडेड एनवीए, वो भी किस पर दे रखी है इसमें फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर है ना। एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट को हम इस तरह से बोल सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही होता है ना। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें ये दे रखा है मध्यवर्ती वस्तु यानी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स, अप्रत्यक्ष कर यानी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, आर्थिक सहायता हमारी सब्सिडीज होती होंगी, मूल्य ह्रास हमारा डेप्रिसिएशन होता है, क्लियर है। अब हमें उत्पादन का मूल्य निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है उत्पादन मूल्य यानी अपनी क्लोजिंग गुड्स निकालने। तो क्लोजिंग गुड्स निकालने के हमें मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला पता है। मूल्य वृद्धि क्या होती है, क्लोजिंग गुड्स यानी उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु मूल्य, यानी अगर मुझे उत्पादन मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे उत्पादन मूल्य निकालना, तो क्या करूंगा मैं अपनी मूल्य वृद्धि के अंदर अपनी मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ दूंगा,
मध्यवर्ती वस्तुओं का जोड़ दूँ भाई, वहाँ पर माइनस में थी, इधर जाकर के प्लस में हो जाएगी, यानी जीडीपी एट एमपी में अपनी इंटरमीडिएट गुड्स को अगर मैं प्लस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, अपनी क्लोजिंग गुड्स मिल जाएंगी। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मुझे अपना जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, हमें क्या दे रखा है इसमें, एनडीपी एट एफसी दिया है। यहाँ मुझे ग्रॉस चाहिए, नेट दे रखा है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। फिर डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, चेंज करने की जरूरत नहीं। मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, इसमें मुझे फैक्टर कॉस्ट दे रखी है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बदलने के लिए क्या करते हैं, अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, अपने प्लस कर देंगे। तो देखिए ये कितनी 100 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें 10 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज यानी कि 20 माइनस 5। सॉल्व कीजिए, 15 प्लस करके कितना आ गया 125 लाख। ये निकल गया हमारा जीडीपी एट एमपी, कितना निकल गया हमारा 125 प्लस इंटरमीडिएट गुड्स कितने की हमारी 75, यानी हमारी क्लोजिंग गुड्स कितनी हो गई 200 लाख। 200 लाख की क्या हो गई हमारी उत्पादन मूल्य हो गई, हमारी क्लोजिंग गुड्स हो गई। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया वो, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इनकम मेथड की। तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।